इस पेपर के पहले ही पैराग्राफ में जो भी सिलेबस में दिया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है। आप यूजी से लेके पीजी के फर्स्ट ईयर में यानी एमएससी प्रीवियस में ऑलरेडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इतना लंबा सिलेबस कहाँ तक आप रिवाइज कर सकते हैं, संभव नहीं है। जो फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स सेकंड यूनिट से शुरू होकर लास्ट तक जाता है उसके वीडियोस मैंने सोचा बाद में डालते हैं, पहले यूनिट 1 की आपकी पढ़ने की शुरुआत करा देते हैं। पिछला वीडियो मैं ऑलरेडी आपके सामने डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मार्क दिखाने वाले क्वेश्चंस ज़रूर रखना चाहेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के भी कुछ क्वेश्चंस आज और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इस यूनिट में दिया हुआ है उसको आप अपने आप कर लेंगे। हम फिर प्योर फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स के 4-5 वीडियो डालेंगे, क्योंकि इस पेपर में मुख्य रूप से 50 क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, जबकि फर्स्ट पेपर में आपको 2 हिस्सों में एटॉमिक, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स सब कुछ है। तो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के हम 2 ही वीडियो और आपके सामने लाएंगे। बचे खुचे अभी हम फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स के ही आपके सामने रखना चाहेंगे। भले ही वो आधे मार्क्स का हो, लेकिन एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी आप आगे जाएंगे तो ये फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स में आपके मार्क्स कितने हैं ये बहुत मायने रखेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीधे सिंपल क्यूबिक बीसीसी 7 सिस्टम्स होते हैं, वेवसेस लैटिसेस होती हैं, मिलर इंडिसेस वाले होते हैं क्वेश्चंस, उनको मैं सामने आपके नहीं रख रहा हूँ। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हम जो हमने उचित समझे हैं उनको रखे हैं। पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एससी एंड बीसीसी, बीसीसी जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लैटिसेस आर रिस्पेक्टिवली √3a/4। इसका मतलब है कि जो एटॉमिक रेडियाई है सिंपल क्यूबिक की √3a/4 और बीसीसी की √3a/2। सही कौन सा है हम इन्हीं 4 ऑप्शंस में देखना चाहेंगे। ये आप जो जानते हैं उसके हिसाब से आप करें। आप अच्छे से जानते हैं ए क्या है, मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ, आप समझदार हैं। तो a/2 a/2√2 बी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में a/2√2, इसके बाद √3a/4। कहने का मतलब है सिंपल क्यूबिक के लिए a/2√2 और बीसीसी के लिए √3a/4 जो लिखा हुआ है, और इसमें √3a/2 लिखा हुआ है। हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ, 2 चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। अलग अलग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, एससी के लिए अलग क्वेश्चन बनाते हैं, बीसीसी के लिए अलग बनाते हैं। फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। एससीसी की जो एटॉमिक रेडियाई है वो a/2√2 है एससी लैटिस के लिए, और इसके लिए जो है बीसीसी के लिए √3a/4 है। तो आप सी ऑप्शन को सही माने ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स दी। आपने नियरेस्ट नाइबर भी पढ़ा, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर भी पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ होती है बेसिक था, इसको इस क्वेश्चन को आपके सामने रखना जरूरी था। तो इसमें ऑप्शंस हैं द इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स टू नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल,
एंड नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, यही ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉपर क्रिस्टल बिलोंग्स टू, आपने कॉपर क्रिस्टल भी पढ़ा है, डायमंड भी पढ़ा है, NaCl पढ़ा है वगैरह वगैरह, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है कॉपर वाला। करने को तो आप सबके रटना चाहें तो रटेंगे ही। तो कॉपर क्रिस्टल बिलोंग्स टू BCC स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बी में दिया है क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सॉरी फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। फिर सिंपल क्यूबिक दिया है, और उसके बाद सिंपल क्यूबिक माने SC स्ट्रक्चर, डी में क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये आप जान लीजिए कि जो सही ऑप्शन है इसका क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कॉपर क्रिस्टल का। हम आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आप खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। द स्पेस लैटिस ऑफ डायमंड, डायमंड की स्पेस लैटिस का हमने क्वेश्चन सामने रखा है। तो इसमें कौन सी होती है? सिंपल क्यूबिक लैटिस होती है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है ताकि टाइम बचे। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC विद 2 एटम्स पर यूनिट सेल, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डायमंड के लिए FCC विद 2 एटम्स पर यूनिट सेल। डायमंड हमने इसलिए और लिया, आप उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ते हैं, जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, ये पूछा जाने लायक इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए हमने इसको रखा। तो डायमंड की जो स्पेस लैटिस होती है वो FCC होती है, और उसमें 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ए क्रिस्टल लैटिस एक्ट्स एज ए। क्रिस्टल लैटिस कैसे काम करती है? स्पेस ग्रेटिंग की तरह, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह, या बोथ A एंड B, या नाइदर A नॉर B। इसका सही आंसर है बोथ A एंड B। माने क्रिस्टल जो लैटिस होती है वो स्पेस ग्रेटिंग की तरह भी काम करती है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह भी काम करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, जो पाउडर मेथड होता है ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस, किसने डिवाइस किया था? पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस वाज डिवाइस्ड बाय लॉवे, या ब्राग, या डिवाई एंड सीरर, या नन ऑफ दीज। आपने पढ़ा होगा कि जो पाउडर मेथड से क्रिस्टल की एनालिसिस की जाती है, जो सबसे पहले डिवाइस करने वाले डिवाई एंड सीरर हैं। इसको आप याद कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, आप अच्छे से जानते हैं। मैंने सीधे सीधे से इस पे रेसिप्रोकल लैटिस से संबंधित भी क्वेश्चन सामने रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। माने हमने जो स्पेस लैटिस पढ़ी है उसके आधार पर उससे जो सिस्टम्स हैं, अगर हम उसी की इस रेसिप्रोकल लैटिस प्रपोज करते हैं तो वो कैसी बनेगी? तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज अनदर सिंपल क्यूबिक, या FCC में कन्वर्ट होगी, या BCC में कन्वर्ट होगी, या HCP लैटिस बनेगी। तो इसका सही आंसर है अनदर SC। माने सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही लैटिस होगी। ये हमारा बताने का पर्पस था। ब्राग कंडीशन आप जानते हैं, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है, यानी ब्राग्स लॉ होता है। अगर यही रेसिप्रोकल लैटिस के लिए यूज किया जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ब्राग्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज गिवन बाय k डॉट g माइनस g स्क्वायर, या k डॉट g प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले एक बात देखिए, k डॉट g माइनस g स्क्वायर इक्वल टू 0।
आप के भी जानते हैं, जी भी जानते हैं, और जी स्क्वायर पे हमने एरो नहीं लगाया है क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर सिंपली स्केलर हो जाता है। और सी कंडीशन है 2k डॉट जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है इक्वल टू 1। नेक्स्ट में 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही आंसर यही है 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। आप जानते होंगे, मैंने याद दिलाने के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, तो इसका सही आंसर है, या सही ऑप्शन है डी, ब्राग्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रेसिप्रोकल लैटिस इज ए लैटिस इन दी। किस स्पेस में होती है, ये एक आइडिया सामने रखना जरूरी था। फेज स्पेस, ब्राग्स स्पेस, ऑर्डिनरी स्पेस या फूरियर स्पेस। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो रिमाइंड कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल लैटिस इज ए लैटिस इन दी फूरियर स्पेस, ये आपको याद करके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, in terms of HKL the reciprocal lattice vector G is, G को आप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो G क्या होता है, ये नीचे ऑप्शन देखिए, मैं तब तक बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को मिटाने की कोशिश करता हूँ। पहला है A में HKL आप जानते हो, ABC भी जानते हो, H वेक्टर A प्लस K वेक्टर B प्लस L वेक्टर C। सेकेंड ऑप्शन है 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर, सिंपली लिखा हुआ है, अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ब्राग कंडीशन हो जाएगी, लेकिन यूं ही लिख दिया 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर, और डी में लिखा हुआ है, सी में लिखा है 2k प्लस जी स्क्वायर, और डी में HA प्लस LB प्लस KC। तो सही इसका आंसर है A, H A। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ HKL द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G को डिफाइन किया जाता है HA प्लस KB प्लस LC। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हमने रखा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो ये है 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बिलियन जोन भी आपने पढ़े हैं। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बिलियन जोन विद लैटिस कांस्टेंट A इज। तो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम होता है फर्स्ट बिलियन जोन का, अगर लैटिस कांस्टेंट A है तो क्या होता है, A अपॉन क्यूब, A क्यूब, या 2 पाई A का होल क्यूब, या 2 पाई बाई A का होल क्यूब, या नन ऑफ दीज आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है 2 पाई अपॉन A का होल क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बिलियन जोन, अगर लैटिस कांस्टेंट A है तो 2 पाई अपॉन A का होल क्यूब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। अब बेंड थ्योरी पे फिर हम लोग पहुंच जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियडिक, द इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक crystal lattice मूव विद, किससे मूव करते हैं, ये आपको इसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है कि किससे मूव करते हैं। ए, इलेक्ट्रॉन मास से, दूसरा
इफेक्टिव मास से, तीसरा लिखा है क्रिस्टल मास। टर्मिनोलॉजी भाषा की कारीगरी करते रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्रिस्टल मास, होल मास, सिंपल सा इसका आंसर है, आप पहले से जानते होंगे कि इफेक्टिव मास इसका सही आंसर है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव मास। अगर हमने इफेक्टिव मास जान लिया है तो फॉर्मूला जो है फॉर इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव मास, ये क्वांटम मैकेनिकली निकलता है, आप उसकी मैथमेटिक्स जानते हैं। मास किस, इसमें प्लांक कांस्टेंट का भी इस्तेमाल होता है। ए 1/m स्टार, इफेक्टिव मास को हम m स्टार लिखते हैं। m स्टार 1/m स्टार इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, h का टू नहीं लिख रहे हैं, 2d2e अपॉन dk स्क्वायर। बी में है 1/m स्टार इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर d2e अपॉन dk स्क्वायर। आप सबके मतलब जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप MSc फाइनल में हैं, खूब अच्छे से सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़े हुए हैं। 1/m स्टार पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर d2e अपॉन dk स्क्वायर या नन ऑफ दीज। आप अपने टेक्स्ट से मिला सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है ये 1/m स्टार इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अगर h कट के रूप में लिखा जाए तो h/2 पाई होता है h कट, तो यही लिखा जा सकता है 1/h क्रॉस स्क्वायर d2e अपॉन dk स्क्वायर। ये भी ऑप्शन हो सकता था है अगर हम h कट के रूप में ऑप्शंस डिसाइड करते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14, 15 एक साथ करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रोनिक पेनी मॉडल की बात हो जाए। इन क्रोनिक पेनी मॉडल, chronic penny model, the boundaries of the allowed energy range, the boundaries of the allowed energy range, जो एनर्जी रेंज होती है उसकी जो अलाउड एनर्जी रेंज है, एनर्जी रेंज करस्पॉन्डिंग टू के वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग टू के से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, करस्पॉन्डिंग टू के वैल्यूज इज गिवन बाय पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने ±2n पाई बाई a। बी ऑप्शन दिया है ±n पाई बाई a। तीसरा ऑप्शन दिया है ±पाई बाई a और डी में दे दिया है ±n पाई अपॉन 2a। तो इसका जो सही आंसर है बी है ±n पाई बाई a। आप क्रोनिक पेनी मॉडल को देखिए, आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से इसका आंसर
ये है। बस आपके सामने क्वेश्चंस को लाना है ताकि आप मतलब प्लान के हिसाब से चीज़ों को पहचान सकें। ये मेरा पर्पज़ है। लंबे वीडियो हो जाते हैं कि एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, दोबारा से आपको पढ़ाने में टॉपिक को टाइम लगता है। अब हम लोग ब्लॉच थ्योरम का देखें। सिंपली जान लें कि ब्लॉच थ्योरम होती क्या है। ब्लॉच थ्योरम इज मैथमेटिकल बुक है। ब्लॉच थ्योरम इज psi r equal to uk e to the power I k dot r। बी ऑप्शन है psi r equal to uk r uk r e to the power minus I k dot r। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है psi r equal to uk r equal to e to the power minus 2 I k dot r। और चौथा लिख देते हैं हम into uk r। लिखना भूल गए, पहले हो गया डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है, यू कैन चेक योर सेल्फ, इसका पहला ही आंसर है psi r equal to uk r e to the power I k dot r। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे आप अपने को प्लान कर सकते हैं। एक क्रॉनिक पेनी मॉडल का थ्योरेटिकल क्वेश्चन और देखें। क्रॉनिक पेनी मॉडल इज क्रॉनिक पेनी मॉडल इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल आपके कोर्स में है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बी में दिया है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। सी में है होल मॉडल। क्या क्रॉनिक पेनी मॉडल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ही है, या नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, या होल मॉडल है, या फिर नन ऑफ दीज है। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है या नहीं, ये आपको विचार करना है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसका मेरे हिसाब से आंसर है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी क्रॉनिक पेनी मॉडल इज नियरली ए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। सिंपल सा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कंसीडर करते हैं। कुछ ऐसी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करे हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। आप इजी गोइंग प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से आ ही जाएंगे। इंसुलेटर्स आर ट्रांसपेरेंट। ओपेक की बात करी थी पिछले वीडियो में, आज हम ट्रांसपेरेंट वाला एक क्वेश्चन पेरेंट 2 कौन सी लाइट के लिए है? विजिबल लाइट बी। अल्ट्रावायलेट लाइट को हम यूवी लाइट लिख के दे रहा हूँ। इसका मतलब है वर्ड्स में अल्ट्रावायलेट लाइट है। इंफ्रारेड लाइट, और डी में लिख देता हूँ ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट लाइट।
यानी इंसुलेटर्स जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच टाइम बचाने के लिए टेम्परेचर पूरा नहीं लिखा है, आप समझ रहे होंगे। एक कंडक्टर बिकम्स ए सेमीकंडक्टर, एक कंडक्टर बिकम्स ए सेमीकंडक्टर कब हो जाता है? कंडक्टर सेमीकंडक्टर में कन्वर्टर हो जाता है। कंडक्टर्स बिकम ए सुपर कंडक्टर इज, उसका क्या नाम है जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाता है? उसके नाम दिए हैं सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर, कंडक्टिंग फिजिक्स की भाषा में क्या नाम दिया गया है? सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है? क्यूरी टेम्परेचर, आपने सब नाम सुने हुए हैं। सी में ओन्स टेम्परेचर या डी में लिखा हुआ है ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपको पता है, बस याद दिला दे रहा हूं कि जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है, इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। When an electron jumps from valence band to conduction band, वैलेंस बैंड, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंडक्शन बैंड, पूरा लिखना चाहिए लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इट लीव्स बिहाइंड ए वैकेंसी, इन वैलेंस यहाँ वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, जो वैकेंसी बनी उसका नाम क्या है? एनर्जी बैंड गैप। अब कुछ तो लिखा ही जाएगी, 4 ऑप्शन बनाने हैं। एनर्जी बैंड गैप, आपको पता है कि एनर्जी बैंड गैप नहीं हो सकता है ये। दूसरा बी में लिखा है होल, और सी में लिखा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आलतू फालतू चीज़ें डाल दी जाती हैं जो उसका सीधे संबंध नहीं है, लेकिन हर बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन सेट करे जाते हैं। और डी में रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आपको भी पता है कि चीज़ें बढ़ा चढ़ा के अगर एमएससी फाइनल के पेपर में लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ होती है कि होल होता है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से हटके कंडक्शन में बैंड में चला जाता है, तो जो वैकेंसी होती है उसको होल कहा जाता है। इसका सही आंसर होल है। किसी भी हालत में आपको अपनी फिजिक्स को खराब नहीं करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, पहले को मिटा देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको आप और देख लीजिए, आज इतना ही रखेंगे। और उसके बाद हम प्योरली जो फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत फिजिक्स है, उसके सिंथेसाइजेशन से संबंधित है, उसके कैरेक्टराइजेशन से संबंधित है, और जो थ्योरी उससे रिलेटेड है उसी पे हम वीडियो डालेंगे। क्योंकि ये अकेले पेपर है
तो इस पेपर को हमें बहुत अच्छे से कंसीडर करना है। तो हम लोग 20 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच वन ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ये देखना है। पहला, ये मोबिलिटी से संबंधित हमने ले लिया कि मोबिलिटी का आइडिया आपको है कि नहीं है। ए में लिखा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, आर ग्रेटर देन होल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है। इज नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट हम पूछना चाहते हैं। जो गलत हो उसको जो है हमें टिक करना है। ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन होल्स, ये समझ रहे होंगे। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी पे इफेक्टिव मास का बहुत स्थान होता है, तो ये बात सही लिखी हुई है। सेकेंड पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बात दूसरी कही जा रही है। डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। अब फाइनल आंसर हम सारे लिखने के बाद डिस्कस करेंगे। तीसरी बात सी ऑप्शन में है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज expressed mobility of electrons is expressed in unit of, बहुत ध्यान से आपको देखना है, in the unit of मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कंसेप्ट इस क्वेश्चन में डाल दिया है। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी 12th क्लास से पढ़ रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आइडिया होना होगा, तभी आप गलत पहचान पाएंगे। कैरियर्स is proportional to the electric field। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात आप जब जानते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी यूनिट भी ये होती है, ये भी सही लिखा हुआ है। केवल ये बात लिखी है जो कि रॉन्ग है या नॉट करेक्ट है या इनकरेक्ट है कि ये डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर के चेंज होने से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होती है। ये आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर है बी, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो लिखी है। मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब आप जो सिलेबस है आपके सामने, इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इस पर थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला है ऑलरेडी। आइडिया ऑफ बैंड स्ट्रक्चर, इस पर भी क्वेश्चन हमने रखा है। अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं इस पर आगे एक वीडियो बना दूंगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैंड्स, आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पढ़ा है, आप अपने आप कर सकते हो। डिफ्यूसिव ट्रांसपोर्ट, स्कैटरिंग मैकेनिज्म, ये पॉइंट्स करे जा सकते हैं।
सरफेसेस, इंटरफेसेस एंड लेयर सिस्टम्स। आप चूँकि लेयर्ड सिस्टम्स आपके एमएससी प्रीवियस के सिलेबस में था, पढ़ा होगा, आप समराइज़ करके सिर्फ जस्ट वो कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक कवर करना मुझे बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रहा है, इसलिए मैं स्वयं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। चूँकि आपका फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स का सिलेबस जब पेपर सेटर के सामने होता है तो शुरुआत की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स वगैरह वगैरह हैं, तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वो छांट लेता है और फिर उसका ध्यान पूरे फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स पे जाएगा। उसमें क्वांटम कन्फाइनमेंट है, उसके जो क्वांटम नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके सिंथेसाइजेशन से संबंधित है, उसके करेक्टराइजेशन से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है जो करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, सैम है, टैम है वगैरह वगैरह, इनसे संबंधित जो खास बातें हैं जिन पे हम आपके सामने अभी फ्यूचर में वीडियो बना के आपके सामने आपकी हेल्प के लिए लाएंगे। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इस पेपर में मैं चाहता हूँ, चूँकि आपने मेरे कहने पे लिया है, तो मैं चाहता हूँ इसमें आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी आए, इसलिए मैं और मेहनत कर रहा हूँ और आप भी इसमें मेहनत करिए। मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।